हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल स्टडी विद ईज़। आज ये हमारा वीडियो हिस्ट्री के जो हमने प्ले सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और इसके पहले जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें हम लोगों ने गुप्त वंश मतलब गुप्ता डायनेस्टी, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में डिस्कस किया था। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। और उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा है, हर्षवर्धन। उस टॉपिक को भी मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो राइटर हैं, सबसे पहले जो कवि हैं वो कालिदास हैं। पोएट कालिदास हम लोगों ने पढ़ाई था। कालिदास एक महान कवि हैं। तो कालिदास की जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में ये पूछी ही जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस, मतलब कालिदास द्वारा रचित रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला है कुमार संभवम। सबसे पहला क्या है? कुमार संभवम। अब इसमें है क्या? तो इस ये जो कालिदास की जो ये वाली रचना है ये महाकाव्य है। और इसमें कार्तिकीय कार्तिकेय के जन्म से संबंधित बातें कही गई हैं। और ये कुमार संभवम एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। अब आता है नेक्स्ट ऋतु संहार। ऋतु संहार ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। कौन सी? ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। और इसमें जितनी भी सीजन्स होते हैं, मतलब ऋतुएं होती हैं, उन सब का वर्णन किया गया है, मतलब उन सारी ऋतुओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, मतलब एक ड्रामा है, जिसमें दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में डिस्क्रिप्शन है कुछ, आप यही है शायद अभिज्ञान शकुंतलम में। किंग दुष्यंत और शकुंतला की मैरिज, लव वगैरह के बारे में इसमें ड्रामा है। ये अभिज्ञान शकुंतलम एक ड्रामा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है, ड्रामा है, कि क्या है? तो कुमार संभवम महाकाव्य है और यह अभिज्ञान शकुंतलम हमारा ड्रामा है। देन फोर्थ है हमारा रघुवंश। फोर्थ हमारा क्या है? रघुवंश। और फिफ्थ है हमारा मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम में क्या है? मालविका अग्निमित्रम में राजकुमारी मालविका और राजा अग्निमित्र, मतलब प्रिंसेस मालविका और किंग अग्निमित्र की लव स्टोरी है इसमें भी, ठीक है। और ये मालविका अग्निमित्रम भी एक ड्रामा है। क्या है? तो ड्रामा है। ओके। अब सिक्स्थ है आपका विक्रमवंशी और मेघदूत। विक्रमवंशी और मेघदूत, ये 7 रचनाएं हैं कालिदास की, और सारी की सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालिदास अपने में ही एक प्रख्यात कवि थे, सबको पता है। इसी वजह से इनके द्वारा रचित हर एक रचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पाणिनि। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। इसमें 8 अध्याय मतलब 8 चैप्टर्स हैं, और इसी वजह से इसको हम अष्टाध्यायी बोला भी गया है। नेक्स्ट है आपके वात्स्यायन। वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। देन है धन्वंतरी। धन्वंतरी ने अणु सिद्धांत नामक रचना की थी। फिर है आपका विष्णु शर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र। पंचतंत्र, ठीक है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार हैं। और ऐसे भी पूछेगा कि पंचतंत्र किसने लिखी है, तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। अब हर्षवर्धन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हर्षवर्धन हम लोग डिस्कस करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, उसमें भी हम ये तीनों की तीनों रचनाएं पढ़ेंगे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तो तीनों आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि हर्षवर्धन का एक अलग ही टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में। इस वजह से ये तीनों उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाणभट्ट, क्योंकि बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के ये कोर्ट पोएट थे, मतलब दरबारी कवि आई थिंक कहते हैं उसको। तो बाणभट्ट हर्ष
के ही दरबार में रहते थे। तो हर्षचरित, जिसमें हर्ष का जीवन परिचय बताया है, हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में बताया है बाणभट्ट ने। देन नेक्स्ट है बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन द्वारा और हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के। देन विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। कौन कौन सी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अब है देखिए कामंदक, कामंदक द्वारा लिखी गई थी नीति शास्त्र। कामंदक ने कौन सी लिखी थी? नीति शास्त्र। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट द्वारा 2 लिखे गए थे, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है वराह मिहिर। नेक्स्ट कौन सा है? वराह मिहिर। अभी हम लोगों ने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेक्स्ट वीडियो जब हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी, जिन भी बच्चों ने जिन भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो हमारा देखा था, उन्होंने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी, और उसमें जो हम लोगों ने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा था, उनके 9 जेम्स के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं में से एक है वराह मिहिर, जिन्होंने 2 रचनाएं की थी, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता नामक 2 रचनाएं रचित हैं वराह मिहिर द्वारा। देन ये विशाख दत्त, ये रिपीट हो गया है, तो आप इसको मत नोट करिएगा। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, इनको हम सोर्सेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बुक्स के ज़रिए ही हमको गुप्ता पीरियड या पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशंस पता चलती हैं। तो एक तरीके से हम ये सोर्सेज के तौर पे भी पढ़ सकते हैं इन बुक्स को, गुप्ता पीरियड के लिए और पोस्ट गुप्ता पीरियड के लिए। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हर्षवर्धन। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो एक स्टोरी फॉर्म में ही हम लोग इनको ख़त्म करेंगे। मतलब इनको ख़त्म क्या करेंगे, मतलब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी फॉर्म में। तो देखिए, हर्षवर्धन, सबसे पहली बात तो ये 16 ईयर्स के एज में ही इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। अब क्यों शासन, ऐसा क्या हो गया, तो देखिए अभी हम लोग ये आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो हर्षवर्धन का जो रूलिंग पीरियड था वो 606 से लेके 647 तक रूल किया था इन्होंने, और 16 साल की उम्र में ही ये राजा, मतलब शासक, राजा बोलेंगे शायद, किंग बन गए थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। पुष्यभूति डायनेस्टी क्या है, तो वो डायनेस्टी है जिस डायनेस्टी से हर्षवर्धन बिलोंग किया करते थे, है ना, पुष्यभूति डायनेस्टी। अब बात आती है पुष्यभूति डायनेस्टी जिससे हर्षवर्धन बिलोंग करते थे। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, मतलब इस्टेब्लिश या फिर संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन जी के ही पिता प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने ही पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, पुष्यभूति वंश की जब स्थापना हुई तो इसकी कैपिटल थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर कैपिटल थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा में है। और सेकंड कैपिटल कन्नौज, जो कि बनाई गई थी हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अपनी राजधानी कन्नौज किसने शिफ्ट की थी, तो हर्षवर्धन ने की थी। और हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन के टाइम पे जो कैपिटल थी वो पुष्यभूति वंश की, वो थानेश्वर ही थी। अब देखिए, हम हर्षवर्धन को भारत का अंतिम शासक भी बोलते हैं, हर्षवर्धन को। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूज करने वाली चीज़ ये हो जाती है कि 3 चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अंतिम हिंदू शासक कौन है, तो वो पृथ्वीराज चौहान है। अंतिम हिंदू शासक वो पृथ्वीराज चौहान है। भारत का लास्ट रूलर अगर कोई आपसे पूछे तो वो हर्षवर्धन है। ठीक है, हर्षवर्धन है। ओके, अब देखिए, तो ये क्लियर हो गया ना, भारत का अंतिम शासक हर्षवर्धन को माना जाता है, और आपका हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। अब देखिए, पहले भी मैंने बताया है कि जो हर्षवर्धन के पिता थे, फादर, इनका नाम प्रभाकर वर्धन था। मदर जो थी उनका नाम यशोमती था, और एल्डर ब्रदर थे जिनका नाम राज्यवर्धन था, और सिस्टर थी राज्यश्री। ठीक है, सिस्टर कौन थी? राज्यश्री। अब देखिए, जिस साल हर्षवर्धन
राजा बनते हैं, मतलब हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी के किंग बनते हैं, उसी साल हर्षवर्धन एक कैलेंडर जारी करते हैं। मतलब हर्ष संवत, ये कट कर दीजिएगा, हर्षवर्धन नहीं, हर्ष संवत चलवाया गया था किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन द्वारा ही हर्ष संवत चलवाया गया था 606 ईस्वी में, क्योंकि 606 में ही इन्होंने राजकाज मतलब संभाला था, इस वजह से। अब देखिए, एक उपाधि इन्होंने धारण की थी, एक टाइटल इन्होंने लिया था, शिलादित्य का टाइटल इन्होंने लिया था। अब शिलादित्य का टाइटल इन्होंने शशांक की हत्या करके शिलादित्य की उपाधि इन्होंने हासिल की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे शशांक थे कौन? तो बात ये थी कि जब हर्षवर्धन के पिता मतलब हर्षवर्धन के पापा प्रभाकर वर्धन थानेश्वर में रूल किया करते थे, और जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई उसके बाद पुष्यभूति डायनेस्टी का अगला रूलर कौन बना? तो पुष्यभूति डायनेस्टी का अगला रूलर बनता है हर्षवर्धन के बड़े भाई, जिसका नाम था राज्यवर्धन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो राज्यवर्धन बन जाते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर। और उसी टाइम पे क्या होता है कि मालवा का जो रूलर होता है वो होता है देवगुप्त। देवगुप्त नाम का एक रूलर होता है कहाँ? मालवा में, ठीक है। फिर और बंगाल में शासन कर रहा होता है कौन? बंगाल का जो रूलर होता है वो होता है शशांक, जिसको अभी मैंने बताया ना, ये मार देते हैं हर्षवर्धन और शिलादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो शशांक बंगाल का रूलर हुआ करता था, लेकिन शशांक भाई प्यार में पड़ गए। किसके? शशांक जो थे वो जो इसकी हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उससे शादी करना चाहता था, ठीक है। लेकिन राजश्री की तो शादी पहले से हो रखी थी। अब राजश्री की शादी हो रखी थी आपके मौखिकी डायनेस्टी के, कन्नौज में ही मौखिकी डायनेस्टी के राजा ग्रहवर्मन से राजश्री की शादी हो रखी थी। लेकिन शशांक भाई प्यार में पड़ गए। अब प्यार में पड़ गए तो क्या, वो अपने फ्रेंड ये जो देवगुप्त थे, जो मालवा का शासक था, उसके साथ मिलकर के ये चले गए कहाँ? ये चले गए राजश्री को किडनैप करने के लिए, क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड ना। तो इस वजह से शशांक चले गए देवगुप्त के साथ मिल करके राजश्री को किडनैप करने, और कन्नौज पर इन्होंने अटैक कर दिया, और ग्रहवर्मन की वाइफ मतलब राजश्री को किडनैप करके अपने साथ बंगाल ले आया। ये कौन? देवगुप्त और शशांक। फिर इसी चीज़ का रिवेंज लेने के लिए राज्यवर्धन कौन? उसका राजश्री का बड़ा भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। देवगुप्त कौन है? देवगुप्त वही है ना जिसने शशांक की मदद की थी। तो देवगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद वो उसको हरा नहीं पाया था। किसको? शशांक को वो हरा नहीं पाया था, और इसी लड़ाई में राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है, शशांक जीत जाता है। लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो हर्षवर्धन बदला लेने जाता है और शशांक का मर्डर कर देता है, शशांक की हत्या कर देता है और शिलादित्य की उपाधि धारण करता है। तो आई होप सो कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो कि शशांक एग्जैक्टली थे कौन। तो शशांक का मतलब शशांक की हत्या करके शिलादित्य की उपाधि धारण करते हैं कौन? हर्षवर्धन। कुछ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हर्षवर्धन से। पहली कि थानेश्वर से कन्नौज किसने कैपिटल शिफ्ट किया था? तो वो हर्षवर्धन थे, ठीक है। और शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने धारण की थी। और ये आपका यही कुछ और हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से थे? तो पुष्यभूति डायनेस्टी से थे, ठीक है। और आपका भारत का लास्ट मतलब रूलर किसको माना जाता है? तो हर्षवर्धन को माना जाता है। तो आइए, और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि इसी के शासनकाल में हेनसांग का नाम तो सबने सुना होगा, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, चीनी यात्री थे। तो हेनसांग भी इसी के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कब आया? 629 AD में। अब देखिए, हेनसांग को हम 3 नामों से जानते हैं, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। इन 3 नामों से जाना जाता है किसको? आपके हेनसांग को, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। अब देखिए, जो हर्षवर्धन था वो लिटरेचर लवर था, साहित्य प्रेमी था।
इसी वजह से, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन द्वारा 3 किताबें लिखी गई थी। अभी जब मैंने आपको गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ाया था इम्पॉर्टेंट बुक्स, उसमें भी मैंने ये 3 बुक्स डिस्कस की थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इसी वजह से मैं कह रही थी कि ये बुक्स तो आप फिंगर टिप पे याद कर लीजिएगा। देन कोर्ट पोएट, दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे या किसके कोर्ट पोएट थे? तो ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। कौन? बाणभट्ट। और क्योंकि ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, इस वजह से इनके द्वारा जो 2-3 किताबें लिखी गई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हर्षचरित, जिसमें हर्ष का पूरा लाइफ के बारे में, हर्षवर्धन की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है, और कादम्बरी, इन दोनों किताबों को लिखा था किसने? बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। अब देखिए, तो जब हर्षवर्धन राज करता था तो इसके समय जो सूती वस्त्र, मतलब कॉटन के जो कपड़े थे, उनका जो मुख्य केंद्र था वो मथुरा था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहो तो इसको याद कर लेना या फिर कॉपी में नोट्स बना लेना। चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर्षवर्धन ने कभी भी खुद राजा के तौर पे कभी शासन नहीं किया। किसने? हर्षवर्धन ने। जब वो राजश्री को वो किडनैप करके लेके चला गया था ना, तो जब राजश्री को वो ढूंढ करके लाया तो उसी के गार्जियनशिप में, मतलब उसी के संरक्षक, उस राजश्री का संरक्षक बन करके ही हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश पर शासन किया है। कभी भी डायरेक्ट किंग के तौर पर कभी उसने रूल नहीं किया पुष्यभूति वंश में। हमेशा राजश्री का गार्जियन बन करके ही उसने शासन किया है। ठीक है। अब देखिए, हर्षवर्धन 647 में मर जाते हैं, मतलब हर्षवर्धन डाइड इन 647, और हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकेंड ने पराजित किया था। केवल और केवल एक सिंगल राजा यही थे, पुलकेशिन सेकेंड, जिसने कभी डिफीट किया था किसको? हर्षवर्धन को। और जब 647 में हर्षवर्धन की डेथ होती है तो इसी घटना को युग परिवर्तन कहा गया है। डेथ ऑफ हर्षवर्धन को ही युग परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो बस हर्षवर्धन के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट था। कुछ ही चीज़ें हैं, जैसे कि ये आपके हर्षवर्धन द्वारा 3 जो किताबें लिखी गई हैं, और कोर्ट पोएट जो बाणभट्ट थे, दरबारी कवि, उनके द्वारा 2 किताबें हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के राज्य में आया था, शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण की थी? शशांक कौन थे, ये मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ। और बस थानेश्वर पहले राजधानी थी, थानेश्वर से कन्नौज उन्होंने शिफ्ट कर दी थी। तो किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। इन्होंने 16 साल की उम्र में पुष्यभूति डायनेस्टी का कार्यभार संभाला था। ये भी चलिए ठीक है। तो बस हर्षवर्धन के बारे में इतना ही है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में। बाकी ये जो बुक्स मैंने डिस्कस की हैं, इसमें ईच एंड एवरी बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं डिस्कस करूँगी सल्तनत काल, मतलब सल्तनत पीरियड जितने भी हैं, अपना गुलाम वंश, फिर खिलजी डायनेस्टी, जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं दिल्ली सल्तनत में, हम वो लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वो तो बहुत ही फ़न है। मुझे सबसे ट्रस्ट मी, मुझे सबसे अच्छा अगर कोई हिस्ट्री में पार्ट लगता है तो वो मिडिवल लगता है। पता नहीं क्यों, एक अच्छी स्टोरी मेकअप हो जाती है माइंड में, वो स्टोरी फॉर्म में रह जाता है, इस वजह से मिडिवल मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल के वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।